लंबाड़ा के बीच जब विवाह तय हो जाता है, दूल्हे को अपने आप को साबित करने के लिए दुल्हन के परिवार के साथ 1 महीना या उतना ही रहना पड़ता है। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज हम बात करेंगे जनजातीय समुदाय में स्त्री और पुरुष के बीच कैसे संबंध होते हैं और जनजातीय जो विवाह पद्धति है वो कैसी है। हमें उस जनजातीय विवाह पद्धति से और जनजातीय लोगों में जो स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध होते हैं उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, या जो तथाकथित सभ्य समाज है वो उनसे क्या सीख ले सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। आज जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं वो इस किताब से करूंगा, हिंदुत्व मुक्त भारत, जो कि कांचा सर ने लिखी है। इस किताब का रिव्यू किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। इसका जो पहला चैप्टर था बिना भुगतान के शिक्षक, उसके 2 टॉपिक पुरुष स्त्री संबंध और जनजातीय विवाह, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पुरुष स्त्री संबंध के टॉपिक में कांचा जी लिखते हैं, लैंगिक संबंधों पर जनजातीय समाज एक भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है जिनकी जड़ें उत्पादकता और श्रम की धारणाओं में हैं। जनजातीय पुरुष स्त्री संबंध आधारभूत रूप से आदर्श हिंदू पुरुष स्त्री बंधन जो नारी लैंगिकता को नियंत्रित करता है, जैसे राम सीता या राधा कृष्ण संबंध में स्पष्ट है, से अलग है। इस मामले में हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों एक सांस्कृतिक संदर्भ साझा करते हैं। हालांकि ईसाई धर्म ने भी स्त्री को पितृसत्ता के अधीन किया है। इसने कई तरीकों से स्त्री को स्वायत्तता देना प्रारंभ किया है। पर्दा प्रथा हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों में समान हो गई है और दोनों स्त्रियों को लोक जीवन और उत्पादकता से बाहर रखते हैं। उनकी मूल व्यवस्थाएं नारी अभिव्यक्ति को अवैध करती है और इस सिलसिले में हिंदू चरित्र सबसे निकृष्टतम है। यहाँ पर सीता और राधा के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां करते हुए कांचा जी लिखते हैं, सीता के मामले में यह उसकी लैंगिक नैतिकता पर शंका थी, जिसने उसकी अग्नि परीक्षा ली और उसे वन कारा में निष्कासित कर दिया गया। दूसरी तरफ राधा लगातार लैंगिक वियोग के लिए चिन्हित है, जिसने उसकी इंसानियत ही छीन ली। हर हिंदू ग्रंथ ने स्त्रियों को लैंगिक कैद में गुलाम बनाकर रखा है। दूसरी तरफ इस्लाम और ईसाई धर्म स्त्रियों को सामाजिक आश्रितों के रूप में देखते हैं, लेकिन जनजातीय लोगों की समकालीन जीवन प्रक्रिया दिखलाती है कि स्त्रियों की स्वायत्तता उनके सामाजिक क्रमिक विकास में आधारभूत है, जिसमें अन्य तीनों धर्मों के एक साथ रखने पर भी उनकी अपेक्षा प्रगतिशील चरित्र अधिक है। जनजातीय समुदायों में सकारात्मक स्त्री पुरुष संबंधों का आधार भौतिकता और सकारात्मक आध्यात्मिकता में है। प्रकृति को साधने, भोजन को उपलब्ध कराने और पैदा करने में सामूहिक प्रतिभागिता ने ऐसे संबंधों को आवश्यक बनाया। हालांकि इन समुदायों ने अब तक उत्पादन और सांस्कृतिक संरचनाओं के आदिम तरीकों को संचित रखा है। जनजातीय गुडेमों में बाल विवाह का वस्तुतः अस्तित्व नहीं था। ये जो बाल विवाह की एक बहुत बड़ी और बहुत भयावह जो कुरीति थी, जो विशेष तौर पर हिंदू धर्म में थी और इस्लाम धर्म में भी पाई जाती है, उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कांचा जी लिखते हैं कि जनजातीय समुदाय गुडेमो समुदाय जो है उसके अंदर जो बाल विवाह था वो कभी भी अस्तित्व में नहीं था और अभी भी नहीं है। लड़के और लड़कियां अंतरंग संबंधों में रहते हैं। गुडेम के अंदर भी भोजन संग्रहण की जगहों पर और पोंदू उत्पादन की जगहों पर, पोंदू उत्पादन एक तरह की कृषि का एक प्रकार है। शिकार और मछली मारने के मौसम के दौरान विकसित स्त्री पुरुष बंधन फलों को इकट्ठा करने और जड़ों को खोदने के मौसम में एक निश्चित और दोस्ताना जोश में ढीले पड़ जाते हैं। हालांकि पारिवारिक बंधन अपने आप को जड़ों को खोदने या मछली के शिकार या कृषि उत्पादन के लिए जमीन के किसी टुकड़े को तैयार करने जैसी गतिविधियों में अभिव्यक्त करता है। शारीरिक निकटता और लैंगिक अंतर संबंध किशोरावस्था, विकास की प्रक्रियाओं और शिकार, मछली पकड़ने, जल और फल इकट्ठा करने की प्रक्रिया
और पौंदू उत्पादन प्रक्रिया में घटित होते हैं। वे हर प्रकार की मैथुन अभिव्यक्तियां विभिन्न चिड़िया और जानवरों से सीख लेते हैं, जिन्हें वे नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान से देखते हैं। वे पशुओं के बीच पशु, पक्षियों के बीच पक्षी और प्रकृति के बीच प्रकृति है। ब्राह्मण पहले सामाजिक समूह है जो प्रकृति से इस प्रकार के बाल और वयस्क अंतर क्रियाओं से अलग हो गए। जो जिस सेक्स एजुकेशन की हम जो बात करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक और डिस्कशन का टॉपिक है आज की डेट में, वो सेक्स एजुकेशन जो जनजातीय समुदाय के बच्चे हैं वो प्रकृति से सीखते हैं। नागरिक समाज में जैसे हम सामाजिक सोपान पर ऊपर चढ़ते हैं, एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्त्रियां एक बड़े अनुपात में समानता खोने लगती हैं। यह पति पत्नी, ससुर पतोह और अन्य रिश्तों के संबोधन के पदों में स्पष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जनजातीय समाज में पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए एक वचन तुम संदर्भ, स्त्रियां अपने पुरुष समुदाय को संबोधित करने के लिए तेलुगु, मीरू या हिंदी में आप के पर्यायवाची का प्रयोग नहीं करती। वह भाषा जो स्त्री पुरुष खासकर पति पत्नी के बीच चलती है, उनके बीच समानता की स्थिति बतलाती है। जनजातीय लोगों में स्त्री पुरुष के बीच समानता की स्थिति किसी अन्य उच्च जाति समूह से ऊंची है। यहाँ पर भाषा के संदर्भ में जनजातीय समुदाय और जो बाकी के समुदाय हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हम लोग भी अपने घर में देखते हैं कि हमारी जो मदर हैं या हमारे घर में जो फीमेल्स हैं वो आप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन कांचेलाल जी कहते हैं कि जनजातीय समुदाय में ऐसा नहीं है। जनजातीय समुदाय में जो महिला है वो तुम कहती है और जो पुरुष है वो भी तुम का ही इस्तेमाल करता है, जो जिससे कि उनके रिश्ते में एक समानता स्थापित होती है। जनजातीय विवाह, जहाँ जिस दौर में हम लोग कितनी सारी कुरीतियों से जूझ रहे हैं, कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो विवाह की जो पद्धति है उसको लेकर, लेकिन जनजातीय विवाह पद्धति बिल्कुल अलग है। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि जनजातीय विवाह पद्धति कैसी होती है, लेकिन इस किताब को पढ़कर मुझे ये समझ में आया कि जनजातीय विवाह पद्धति कितनी बेहतर है और हमें बतौर सो कॉल्ड सभ्य समाज हमें जनजातीय समाज की विवाह पद्धति से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कांचेलाल जी लिखते हैं, समतल के नागरिक समाज की तुलना में जनजातीय लोगों में विवाह भी कहीं अधिक समतावादी है। जनजातीय लोगों के दरमियान विवाह पूर्व लैंगिक प्रयोग सामाजिक बहिष्कार को आमंत्रित नहीं करते। कोंडा रेड्डी और कोंडा डोरा जनजातियों में जब दो युवा लोग विवाह करने के लिए तय करते हैं, वे अपने माता पिता को सूचित कर देते हैं, जो उन्हें किसी चयनित स्थान पर संभवतः एक सप्ताह या उतना ही साथ रहने के लिए कहते हैं। लंबाड़ा के बीच जब विवाह तय हो जाता है, दूल्हे को अपने आप को साबित करने के लिए दुल्हन के परिवार के साथ 1 महीना या उतना ही रहना पड़ता है। मतलब ये मुझे बहुत ही प्यारा कंसेप्ट लगा कि यहाँ पर लड़की अपने आप को साबित नहीं कर रही है, यहाँ लड़का अपने आप को साबित कर रहा है और वो जो है वो लड़की वालों के फैमिली के साथ रह रहा है 1 महीने तक। सेम ऐसे ही कोंडा रेड्डी और कोंडा डोरा जो समुदाय हैं उनके बीच केवल अगर कोई लड़का लड़की ये तय कर ले कि उन्हें शादी करना है तो उन्हें अपने माता पिता को सूचित करना है, और वहां पर ऐसा नहीं होता कि नहीं ये हमारी जात का नहीं है। और जो ऑनर किलिंग जिसको कहते हैं, सो कॉल्ड जो ऑनर किलिंग है, वो भी नहीं है। जाति नहीं है तो जाति का दम्भ नहीं है, और जाति का दम्भ नहीं है तो जाति से दम्भ की वजह से होने वाली जो बाकी समस्याएं हैं वो भी नहीं है। अगर कभी मुझे इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले तो लिटरली मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी लड़की से शादी करने के लिए उसकी फैमिली के साथ 1 महीने तक रहूं और खुद को प्रूव करूं उनके साथ रहकर। ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, और इसके बारे में जो इनकी जो पद्धति है पूरी, इनका जो तरीका है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं करके कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। अनुकूलन का भार स्त्री पर नहीं पुरुष पर होता है। उसकी कार्य करने और अपनी भावी पत्नी के परिवार के साथ सकारात्मक और संवेदनशील मानवीय संबंध बनाए रखने की क्षमता पर नजर रखी जाती है। लेकिन ये एक विशेष चीज है कि वो केवल वहां पर संबंध किस तरह के बना सकते हो आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि इसके ऊपर कि आप कमाते कितना हो या आपकी फैमिली किस बैकग्राउंड, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, वो इन सारी चीजों पर नहीं बात करते। ये तरीका मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीका लगा अपने बहन या अपनी बेटी के लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढने का।
एक महीने में आप आसानी से किसी भी इंसान को समझ सकते हैं कि वो आपकी बेटी या आपकी बहन के लिए लायक है भी या नहीं। पर खैर, जो सो कॉल्ड सभ्य समाज है वहां इस तरह के रीति रिवाज नहीं है। वहां पर केवल क्या देखा जाता है कि लड़का कमाता क्या है, लड़की की डिग्री क्या है और लड़के की फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। लड़के के चाल चरित्र को कम ही तवज्जो दी जाती है। जहां तक मैंने देखा है सिर्फ उसके पैसे को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। विवाह की धारणा में स्त्री एक लैंगिक दासी की तरह ढलने के लिए कठिन पितृसत्तात्मक अनुकूलन का पात्र नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक स्वायत्तता के साथ एक मनुष्य है। स्त्री का शरीर एक बड़े हद तक स्त्री के नियंत्रण में है। जनजातीय समाज के बीच दहेज की प्रथा नहीं है। दहेज की प्रथा की वजह से कितनी ही मासूम बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है, कितनी ही मासूम बेटियों को, बहनों को उनको परेशान किया जाता है और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। पर ये कुरीति आपको जो जनजातीय समुदाय है उसमें नहीं अभी तक देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर कांचेराय जी लिखते हैं, विवाह के समय में एक लाम्बाड़ा दूल्हे को दुल्हन के परिवार को गायों और बैलों का उपहार देना पड़ता है। यदि दहेज और अन्य पितृसत्तात्मक नियंत्रण लाम्बाड़ा समुदाय में प्रवेश कर रहे हैं, यह एक नई हिंदू बुराई है। यहाँ जिस बुराई की कांचेराय जी बात कर रहे हैं, जो कि हिंदुओं के द्वारा जनजाति समुदाय में पहुंच रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है नकल करने का। जो हम लोग जो नकल करते हैं एक दूसरे की, उसका स्टेटस क्या है और उस स्टेटस को पाने के लिए हम वो जो व्यक्ति कर रहा है उस काम को करने लगते हैं। इसी तरह जातियों का भी निर्माण हुआ और इसी तरह कुरीतियां भी फैली हैं। लंबाड़ा में स्त्रियों को दुगना उत्पादक माना जाता है। वे बच्चे पैदा करती हैं और उन कामों में भी रहती हैं जिनमें प्रकृति एवं अन्य लोगों के अंतर्क्रियाएं शामिल हैं। जनजातीय स्त्रियों के लिए पेड़ काटना, तने ढोना, नदी तैर जाना, जमीन की जुताई करना और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेना, जो सामान्यतः पुरुषों के कार्य क्षेत्र में समझे जाते हैं, सामान्य है। इसलिए पुरुषों को कीमत चुकानी पड़ती है जब वे किसी लड़की को उसके पैतृक घर से ले जाते हैं। उदाहरण के लिए लंबाड़ा स्त्रियां हल, बैलगाड़ी या मोटा बैल के द्वारा खींची जाने वाली सिंचाई बाल्टियां चलाते हुए देखी जा सकती हैं। पुरुषों के कार्य के रूप में देखते हैं। यह लंबाड़ा स्त्रियों की कार्यात्मक उत्पादकता है जो उनके विवाह और पारिवारिक संबंधों की संरचना करती है। हाल के बीते दिनों में जब उन्होंने जाति आधारित हिंदू समाज के आसपास रहना शुरू किया, जातिवादी हिंदू धर्म की बुराई उन तक भी फैल गई है। जनजातीय समाजों के अध्ययन दिखलाते हैं कि पुरुष अपनी नगरीय सामाजिक संरचनाओं के बाहर से पितृसत्तात्मक मूल्य को ले आते हैं और जो लाम्बाड़ा पुरुष कर रहे हैं एक मुद्दा है। तो ये जो पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। इसको आप दोबारा रिवाइंड करके सुनिएगा कि जो जनजातीय समुदाय है उसके अंदर जो एक औरत है उसको कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि जो एक औरत है वो बाकी के काम भी करती है और एक बच्चे को जन्म भी देती है, जिसकी वजह से उसको दुगना उत्पादक माना जाता है। और किसी भी पुरुष को शादी करते वक्त तो उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है लड़की के परिवार वालों को। अच्छा, ऐसा ही कुछ सिनेरियो बहुजन समाज में भी आपको देखने को मिलेगा। मेरी चाची जी जो हैं वो टीकमगढ़ से बिलोंग करती हैं और टीकमगढ़ के अंदर, और जब चाचा जी की शादी हुई तब लड़की के लिए, मतलब कि चाची जी के लिए गहने हमें यहाँ से लेकर जाने थे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो बहुजन कम्युनिटीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अगर आप गौर से देखेंगे। तो जब इस किताब को पढ़ रहा था तब मुझे चाची जी का वो इंसिडेंट याद आया कि वहां पर लड़की को लड़के वाले गहने देते हैं। कुछ इसी तरह का संदर्भ मुझे जनजातीय समाज में भी देखने को मिला जब मैंने ये किताब पढ़ी। आप लोगों से निवेदन करूंगा आप लोग एक बार देखिएगा। और ये जो प्रोसेस है ये ज्यादातर आपको बहुजन कम्युनिटी के अंदर मिलेगी, SC ST OBCs के अंदर आपको मिलेगी और ऐसी जगह मिलेगी जो काफी इंटीरियर में है। इस किताब में कांचेराय जी इस बात को भी पॉइंट आउट करते हैं किस तरह से जैसे जैसे जो आदिवासी समुदाय है वो नगरीय व्यवस्था के समीप आ रहा है या फिर जो नगरीय व्यवस्था है उसे जानबूझकर भारत में RSS द्वारा जो जनजातीय समुदाय है उस तक ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ कुरीतियां जनजातीय समुदायों में भी देखने को मिल रही हैं और जो कि एक मुद्दा है उसको वो पॉइंट आउट करते हैं। अपने बचपन के दिनों में लाम्बाड़ा स्त्री और पुरुषों को खेत जाते समय या
टांडा, एक लाम्बाडा टोले को टांडा के नाम से जाना जाता है, लौटते समय गाते हुए और कभी कभी नाचते हुए देखा करता था। यह बिल्कुल असामान्य है क्योंकि मैंने अपनी जाति या माला या मादिगा जातियों को काम पर जाते या लौटते समय गाते और नाचते हुए नहीं देखा है। द्विज या उच्च जाति समुदाय कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। जनजातीयता में स्त्री पुरुष की शारीरिक अंतरक्रियाओं के लिए बहुत अधिक लचीलापन है क्योंकि वे जानते हैं कि मानव शरीर एकदम स्वस्थ रहता है जब काम, नृत्य और प्रदर्शन में तल्लीन रहें। लाम्बाडा स्त्रियां भड़कीले लहंगों और जैकेट में सज्जित रहती हैं। वे नायिकाओं और नायकों के बारे में, सूरज, चांद और फलों के बारे में, साधारण स्त्रियों और पुरुषों के बारे में गाती हैं। उनके सामूहिक नृत्य लयात्मक होते हैं और फुर्तीली शारीरिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए भरतनाट्यम की तुलना लाम्बाडा नृत्यों से कीजिए। एक आश्चर्यजनक अंतर है कि एक सामूहिक है और उत्पादन से जुड़ा है और समुदाय और प्रकृति के बीच संबंध मजबूत करता है। दूसरा उस स्त्री के साथ व्यक्तिक है जिसके अस्तित्व को ईश्वर के अनुरूप परिभाषित किया गया है। अलग थलग अकेली स्त्री मानव पुरुष सहचर्य के लिए उत्कंठा रखती है। भरतनाट्यम में राधा एकल एक निरंतर वंचित स्त्री की अभिव्यक्ति है। कोई भी ब्राह्मणवादी पराकात एक आत्मविश्वासी स्त्री प्रस्तुत नहीं करता जिसकी आकांक्षा एक स्वतंत्र जीवन जीने की है। इसलिए भारत के पास चिंतन, रचनात्मकता, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्पादन के जनजातीय प्रकार और साथ ही ऐसे प्रकार जिनमें जनजातीय समाजों में पुरुष स्त्री संबंध को स्पष्ट स्वर दिया गया है के रूप में बहुत ही सशक्त आधार है। कई सदियों में जनजातीय ज्ञान व्यवस्थाओं का स्थानांतरण घटित हुआ। यह बहुत सकारात्मक तरीके से भी नहीं हुआ क्योंकि जनजातीय लोगों ने ऐसे ज्ञान को विस्तृत नहीं किया था। यह ज्ञान मूलतः सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से स्थानांतरित हुआ। ऐसी अंतरक्रियाएं भले ही कितनी अनियमित हो, इसलिए जनजातीय लोग हमारे शिक्षक हैं और ज्यादा सटीक हो तो बिना भुगतान के शिक्षक हैं। उन ब्राह्मण शिक्षकों के विपरीत जिन्हें हमें नहीं पढ़ाने के लिए भुगतान किया जाता था। अब जनजातीय लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के संबंध में चेतन हो रहे हैं। अब वे उस मान्यता की मांग कर रहे हैं और ऐतिहासिक हर्जाने को वापस करने के लिए कह रहे हैं। ये जो छोटे छोटे कंपैरिजन आपको जो मैंने अभी पढ़कर बताए हैं वो ये दर्शाते हैं कि किस तरह जो जनजातीय समुदाय है वो ज्यादा लोकतांत्रिक है, वो ज्यादा उत्पादन करता है, पर फिर भी हमारे सो कॉल्ड सभ्य समाज में जनजातीय समाज को कमतर माना जाता है, कमतर आंका जाता है, उसे असभ्य कहा जाता है। कई लोग तो उन्हें जंगली भी कहते हैं। ये चैप्टर आपको कैसा लगा? विशेष तौर पर जो जनजातीय समुदाय में जो शादी की जो पद्धति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मंगा सकते हैं। इस किताब को जरूर मंगाइए और पढ़िए। इस किताब में बहुत सारी अच्छी जानकारी दी गई है। अगर आप बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बहुजन साहित्य को आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ मेरा UPI ID आपको शो हो रहा होगा, उसके माध्यम से आप मेरी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। जितना चाहें अपने सामर्थ्य के हिसाब से आर्थिक मदद हमें भेज सकते हैं, जो कि जरूरी भी है। आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।